Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone to another exciting episode of Friendly Talks with Wasim. I'm your host Wasim and I'm absolutely thrilled to have you all here with us today. As you know, this is the place where we sit back and relax and have some casual, friendly conversation with some amazing people from all walks of life. Today is no exception, and I'm incredibly excited about our guest. He's dedicated and talented guy from India. By profession, he is a doctor. So let's give a warm welcome to our wonderful guest. Grab your cup of tea, sit back, and join us for what promises to be an engaging and enjoyable conversation. Thank you so much for being here with us today, despite your busy schedule. It's truly an honor to have you on the show. डॉक्टर एल डी भगत जी, वेलकम आपका। वेलकम टू फ्रेंडली टॉक्स विद वसीम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Simji. I'm all fine, and thanks for inviting me to your friendly talk show. तो एक्चुअली ये मैं आपको बता दूं, ये एक कैजुअल शो है। उसमें आप हम रैंडमली बात करेंगे, इसमें कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होगा। तो बात से बात निकलेगी और हम ये शो को आगे लेके जाएंगे। इसमें इसी दौरान बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें भी होंगी। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि वैसे तो जानते हैं कि आपका ताल्लुक इंडिया से है और जम्मू से आपका जब भी बात होती है, जम्मू की बात आती है, जम्मू कश्मीर की, तो आप देवबंद से वहीं पर जम्मू में रहते थे या आप कुछ और सिटी से भी कनेक्टेड थे? जी। बेसिकली मेरा बर्थ डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुआ है। मेरी एजुकेशन बेसिक 12th तक वहीं पे की। उसके बाद फिर मैंने श्रीनगर से मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS ज्वाइन किया और सर्विस के दौरान मेरी ट्रांसफ़र जम्मू हुई। फिर हम जम्मू में कोई 25 ईयर से जम्मू में ही सेटल है। अभी जम्मू में ही है, तो फैमिली इधर ही है। तो MBBS आपने किया तो कौन से कॉलेज से आपने बताया? मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मेरी सिलेक्शन हुई थी, फिर माइग्रेट करके जम्मू आ गया था मेडिकल कॉलेज। सही होगा। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ पर हुई थी? स्कूलिंग मेरी बेसिक जो है अपने गांव में हुई थी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तहसील ठाठरी। और उसके बाद मैं मैट्रिक मैंने खालसा स्कूल श्रीनगर से किया था। और उसके बाद फिर मैं भद्रवा अपना 11th 12th जितना PUC फर्स्ट ईयर बोलते थे, तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज अगेन श्रीनगर। सही। तो मुझे थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आपका वो जो चाइल्डहुड पीरियड बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, और आई थिंक वो क्योंकि जब जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो एक ऐसा बेफिक्री का दौर होता है। तो वो बताएं कि वो जब आप जम्मू में शिफ्ट हुए और वहाँ का, तो वहाँ में आपको पर्सनली कौन सी एरिया ज्यादा पसंद है? वैसे तो आप काफी अर्से से यहाँ पर है तो बंदा यूज टू तो हो ही जाता है। तो आप अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आपको कौन सा पर्सनली पसंद है? जम्मू में तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में रहता तो हॉस्टल में रहता था। हमारा मेडिकल जो कॉलेज बख्शीनगर के पास से हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, वहीं पे रहते थे। और जम्मू के एरिया की अगर हम लोकेलिटी के हिसाब करें तो गांधीनगर जो है जम्मू का पोश एरिया है, जो फर्स्ट बेस्ट कॉलोनी जो बनी है जम्मू की कॉलोनी। उसके अलावा एक्सपेंशन होता जा रहा है, डिफरेंट न्यू कॉलोनीज बनती जा रही हैं और जम्मू बहुत एक्सपेंड हो चुका है। आपके और आपके जम्मू में बहुत बड़ा फर्क है। जी, लेकिन वो चाइल्डहुड जो आपका सिटी था ना, मैं उसकी बात कर रहा था जहाँ पे आपकी बर्थ हुई, तो वो उसमें उसकी कुछ मेमोरीज आपके पास हैं या जस्ट होता ना कि बस जम्मू में ही गुजर गया ऐसा? नहीं वो नहीं, बचपन तो 12th से पहले तो मेरा ऑलमोस्ट तो वही था। गाँव, अपने गांव में 8th तक पढ़ा मैं। उसके बाद फिर श्रीनगर चला गया था। तो वहाँ पर जो 10th और 9th वहाँ वहाँ से किया मैंने। तो फिर अगेन हमारा जो तहसील भद्रवा जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में एंटर हुआ। तो बस अपनी पढ़ाई में रहे बिजी। बाकी गांव का माहौल आपको पता होता है कि हर काम जो कोऑपरेट करना पड़ता है घर में। हमारी ज़मीन है, ज़मीन में भी काम करना, पढ़ाई भी करना, जी खेल कूद भी करते थे, फिजिकल खेलते थे। तब तो डिजिटल तो होता नहीं था, जी बिल्कुल तो है। फिजिकल थे, खेलते कूदते थे, पढ़ते थे और अपना पूरा पढ़ाई में ध्यान होता था। बाकी इसके अलावा हमने कोई इधर उधर नहीं देखा। और फिर आपको पता है कि मेडिकल में एक बार एंट्री होती है मेडिकल कॉलेज में, तो फिर उसके बाद तो बच्चे वहीं के होते रह जाते हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल ऐसी भूलना। ऐसी ऐसी ऐसी
क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया है मनिंद्रा सिंह गोला जी, आपको पता है, ये फेमस यूट्यूबर है इंडिया के, और ऐसे के बड़ी डेडिकेटेड फाउंडिंग मेंबर भी हैं। और उनका उनके उनसे उनका काफी स्ट्रगलिंग पीरियड गुजरा। वो भी एक छोटे टाउन में थे, गांव में उनका वक्त गुजरा। तो गांव की जो लाइफ थी वो ज़ाहिर है वो एक एनवायरनमेंट ही बड़ा खुला ताज़ा हवा होती है। और जैसे आपने बताया ज़मीनें वगैरह, तो वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है उसमें। यानी कि आप एक तो एक बात जो उन्होंने डिस्कस की थी कि एक तो ओपन एयर की बात की थी, दूसरी उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर बॉन्डिंग लोगों की ज्यादा होती है। शहरों में वो चीज नहीं होती। यानी लोग एक दूसरे को जानते हैं, शाम को निकलते हैं बुजुर्ग वगैरह, जैसे एक चौपाल बना होता है ना, वहां पर सब हम्म। बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे जो गांव में होता है कि वो हुक्का लेके जो बुजुर्ग होते हैं, जो ओल्ड पीपल, वो बैठते हैं। और जितनी वो गोलमेंस कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो गांव में ऐसी होती है। तो वो सारी हम्म। बातें डिस्कशन होती है। तो आई थिंक ये इस लिहाज से भी अच्छा, मैं कहता हूँ कि जब आप सारी जिंदगी आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। वहां पर फिर वो अपने बूढ़े वालिदैन के लिए मोहब्बत तो करते हैं, उन्हें टाइम भी देना चाहते हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। तो ये एक्टिविटी उनके लिए बड़ी अच्छी होती है कि वो लोगों को मिलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें एक हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। और सेकेंडली वहां पर जैसे आपने पहले बताया कि फिजिकल एक्टिविटी भी, यानी खेल वगैरह ज्यादा होता, अब तो ये टैब आ गया या लैपटॉप आ गया। ये तो हमने तो वो दौर देखा हुआ है जो इन चीजों से ऊपर था और अच्छा था। और वो तख्ती वाला एक, आपको पता हो, तख्ती वाला एक दौर होता था, वो गाची लगा कर वो जो लिखते थे ना, आपको शायद बिल्कुल पता हो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। उससे एक तो हैंड राइटिंग भी अच्छी होती थी, लेकिन आई थिंक बिल्कुल, हमने जी। वही वही राइटिंग राइटिंग तो वहीं से सीखी, अपनी हैंड राइटिंग वैसे बनाई है, तख्ती के साथ, स्लेट के ऊपर, ग्रेट। जी बिल्कुल 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 बेंचेस ऐसे। पे, टाट टाट पे, नीचे जो टाट होता टाट पे बैठ के पढ़ना। तो हम्म, वो बेसिक जो गांव का माहौल है, तो सब जगह एक ही जैसा होता है। आप देखिए, हम्म, एक दूसरे को सभी जानते हैं, एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, खेलते भी हैं। बाकी उसके अलावा जो बाहर से कोई भी आता है, पता होता है गांव में कौन आ रहा है, किसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, हर कोई उसमें पहुंच जाता है। तो हम्म, वो माहौल तभी वही था, आज भी वही है। गांव में लोग दिल के साफ होते हैं, जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट साफ क्लीन होता है, हम्म, नेचुरल सब कुछ होता है, खाने को भी, सांस लेने को भी, हर चीज़ नेचुरल है। तो वो एक डिफरेंट माहौल है। लेकिन सिटी में उसके अपोजिट होता है। सिटी में हर किसी को अपनी अपनी दौड़ है। उसको यहाँ पे पता नहीं होता मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, हम्म, उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। बस अपने और अपने जॉब मतलब होता है या अपने बिजनेस से जो भी हम करते हैं, जो हमारा सोर्स है अर्निंग का। हम्म, उसके अलावा यहाँ पर जो सोशल लाइफ है, जैसे बात होती है, वो नहीं होती उतनी ज़्यादा, वो सही। बहुत कम है। टाइम नहीं किसी के पास आज, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ऐसे। जैसे महंगाई की नीड्स बढ़ रही हैं, तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो वो पूरी करने के लिए इंसान को बिजी रहना पड़ता है सबको। तो आपके ख्याल में ये जो सोशल मीडिया आया, ये जो नया दौर आ गया टैब का, लैपटॉप का, तो ये इन्होंने न्यू जनरेशन के लिए काफी यानी कहते हैं कि मुश्किलात पैदा कर दी हैं उनको ग्रो करने में। फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई, बच्चों ने खेल कूद में तवज्जो देना बंद कर दी। लेकिन इसमें एक बहुत कसूर पेरेंट्स का भी है, अपनी जान छुड़वाने के लिए कि उनको टैब दे देते हैं या लैपटॉप देते हैं कि ये इसी में बिजी रहे, हम अपने काम हम्म। करते थे। तो ये भी बड़ा बैड। अब मैंने देखा कि बहुत सारी जो न्यू जनरेशन है उनको ग्लासेस लगी हुई हैं इसकी वजह बिल्कुल। के। और ये हमें, मुझे याद है कि जब हमारा दौर था उस वक्त 24 आवर हमें कार्टून भी अवेलेबल नहीं होते थे। तो उस वक्त हमारे टीवी में एक 5 मिनट के कार्टून आते थे, हफ्ते में एक दिन के बाद, हफ्ते यानी हम्म। वीकली आते थे। तो वो 5 मिनट के लिए हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, उन कार्टून्स की वैल्यू होती थी। तो बिल्कुल सही तो बात वो है। चीज, लेकिन हाँ। देखिए, हर चीज का बेनिफिट भी है तो नुकसान भी है। ऐसे सोशल मीडिया का अगर हम बात करें, आज बच्चे एडवांस हैं, पूरी दुनिया का उनको पता है, टेक्नोलॉजी की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट है कि टाइम वेस्ट होता है। उसके अलावा बच्चे दूसरी साइड ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, गेम भी खेलेंगे तो सोशल मीडिया पे चलेगा, हम्म, लैपटॉप है या मोबाइल जो भी उनका, तो टाइम भी वेस्ट होता है, फिजिकली वो वीक हो जाते हैं बच्चे। हम्म, और इस वजह से इसका नुकसान भी। लेकिन अब ये कि बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी साइड को लेता है। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी भी करता है, साथ में यहाँ से नॉलेज भी लेता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन एक बच्चा वो बिल्कुल इसी पे टाइम वेस्ट करता है, तो ज़्यादा कोई अपनी जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो भी नहीं लेता है और सिर्फ गेम्स खेलता है, तो उसका तो हमेशा मतलब दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है।
तो इसलिए पेरेंट्स का ज्यादा रोल है कि वो बच्चे को कैसे गाइड करें अपने इसको, चाहे उसका मोबाइल फोन है या लैपटॉप जो भी उसको दिया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना उसका, उसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली है, ताकि उसको गाइड करें। एक दफा बच्चा जब सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, वो उसको अंडरस्टैंडिंग हो मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, फिर वो डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन उस एज तक, टीन एज तक इंसान को हमारे पेरेंट्स को अपना ध्यान रखना जरूरी है बच्चों के लिए। तो आप माशाल्लाह मैरिड हैं कि कितने जी हाँ, बच्चे, कितने बच्चे हैं मेरी आपके? वाइफ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, मास्टर है, और वो भी यहीं जम्मू में ही पोस्टेड है, घर के पास में ही है। तो बच्चे मेरे दो हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों मैरिड है अब। अच्छा, तो हम माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी अब बच्चों दोनों के दोनों बच्चे भी हो गए हैं। नहीं, अभी बच्चों के बच्चे नहीं, बट हमारे बच्चे दोनों मैरिड हो गए हैं। दो बच्चे, बेटा या इंशाल्लाह वो भी होंगे। और यानी अब अब आप ये वाली, अच्छा ये वाला, ये भी एक फेज होता है कि आप बच्चों के बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब वो वो तो होता है। ये होता है कि वो इतना, क्योंकि उस वक्त उनको टाइम नहीं दे पाते अपने मसरूफियात की वजह से। हाँ, रिटायरमेंट लाइफ में जब गुजारते हैं तो आपकी जरा एक अफेक्शन होती है, मोहब्बत बढ़ जाती है। तो आपने ज़ाहिर है बच्चों को ग्रो भी किया है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ बच्चों को कैसे मैनेज करते थे? यानी कैसा आपका यानी कितना मुश्किल था? या आप मुश्किल जितनी होता है, खासकर जो दोनों अगर हस्बैंड वाइफ अगर एम्प्लॉयड हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया था कि हम दोनों जॉब ना करें। तो मेरी वाइफ जब मैरिज हमारी हुई थी तब वो जॉब नहीं करती थी, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल वगैरह जाना कि उसके बाद उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया। तो हम्म, अभी तो फ्री हैं, बच्चे भी फ्री हैं, अपने अपने जॉब हैं। हाँ, तो मैडम भी फ्री है, अब मैं ही एक बेकार आदमी हूँ जो घर पे बैठा हूँ। लेकिन मैं भी बेकार नहीं बैठता, मैं भी कुछ ना कुछ लगा होता हूँ, कुछ ना कुछ इंटरनेट से कुछ सीखता हूँ, क्योंकि लर्निंग जो लाइफ में चलती जाती है। हम्म। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन में अपने आप को बिजी रखा है। तो एक्टिव भी रहता हूँ और अपना ध्यान भी नहीं, रखता हूँ, उस तो पर टाइम भी पास। भी बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप स्कूल में स्टूडेंट कैसे थे? ऑब्वियसली आप डॉक्टर रहे, जाहिर है कि अच्छे ही होंगे, लेकिन होता नहीं नेचुरली कि अगर फेज आप होता है। स्कूल में अच्छे नहीं होते, मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे। अच्छा। ले, लेकिन ये कि क्योंकि प्रायोरिटी जब हम उस एज में होते हैं, 11th 12th, तो हर किसी बच्चे का यही होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। बस, तो मैंने तो यही देखा भी है, खुद भी फील किया वही चीज। तो लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट बच्चे अगर फिर उनको दो ये एंट्रीज नहीं मिलती, फिर वो दूसरी साइड जाते हैं। हम्म पहले का ये सिस्टम अब तो डिफरेंट हो गया, अब तो क्योंकि फील्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं। जब हम्म से मीडिया आ गया है तो इंफॉर्मेशन लोगों को ज्यादा है। तो हम्म मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन है, और बच्चे जा रहे हैं इस टाइम को। हम्म। सही 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 सही, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में, आप तो चलो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप डॉक्टर बन गए, आप जम्मू में आ गए, तो आपके ख्याल में एक बड़े शहर में सरवाइव करना, अपने आप को ग्रो करना, यानी जैसे आप एज ए स्टूडेंट है और आगे अपॉर्चुनिटी मिलना, वो ज़्यादा आसान है, या जो छोटे टाउन में यानी क्या क्या मुश्किलात फेस आती हैं उसके बारे में बताइए। क्योंकि होता है ना कि वहाँ पे जो लोग हैं, जरा आपकी डिस्कशन भी होती होगी, तो कितना डिफरेंस होता है। यानी आपका तो माशाल्लाह अच्छा गुजर गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये फेज से गुजरते होंगे। सिटीज में ये तो डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा सिटी में होती है, इसलिए तो मैक्सिमम जो माइग्रेशन है गांव से सिटी की तरफ होती जाती है। हम्म तो जब आप अपनी बात करो, मैं जब हम जम्मू आए तो जम्मू बिल्कुल छोटा सा होता था। हम्म लेकिन हमारे देखते देखते 20-25 साल में इतना एक्सपेंशन हो गया है कि अब मतलब अंदाजा नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि हर कोई अपॉर्चुनिटीज के लिए सिटीज की तरफ बढ़ता है। तो पहले अपने लिए कोई जॉब ढूंढता है, उसके बाद फिर मैरिज हो जाती है, उसके बाद फिर बच्चों को एजुकेशन के लिए सिटी ढूंढता है। हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली में वो सुविधा हो जो आगे ग्रो करने के लिए होती है। तो हम्म गांव में ये चीज़ें उसके चांसेस कम होते हैं, जैसे स्कूल ज़्यादा नहीं होते हैं, जो होते हैं वहाँ पर टीचिंग भी प्रॉपर नहीं होती। अगर आप किसी को बच्चों को कोई प्राइवेट वहाँ पर गाइडेंस देना चाहोगे ट्यूशन के थ्रू, तो वो भी वहाँ पर प्रॉपर नहीं मिलता। तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं होता कि जो ये सोचे कि मेरे बच्चों को कम मौका मिले या वैसी फैसिलिटी ना मिले। तो अपने अपने इनकम के हिसाब से हर कोई वही एफर्ट्स करता है कि चलो मैं, अगर मैंने पूरा नहीं किया तो मेरे बच्चे ही करें। ऐसा होता है लाइफ में। तो इसीलिए हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को प्रेफरेंस देने के लिए अच्छी जगह पे जाए, तो सिटी में वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। तभी लोग माइग्रेट होते हैं, कुछ ऐसे माइग्रेट होते हैं, कुछ जॉब की वजह से जॉब ढूंढने के लिए, कोई लेबर के लिए आ जाता है।
तो फिर वो जब कोई सिटी में आ जाता, तो जब वो वहाँ को देखता तो वहीं के होकर रह जाता, क्योंकि उसको फिर वो दिखता, कंपैरिजन हो जाता है कि मेरी जो पहली लाइफ वहां पर कैसी, यहाँ कैसी, तो फिर वो लोग वैसे मजबूरी में भी सेटल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये लेकिन ये कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये कि आप आपको डॉक्टर जैसे एक होता है ना, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके खुद ही जहन में ख्याल था कि मैं बनूंगा, होता ना कि थॉट होती है, या आपको कोई एक घर में एक ऐसा शख्स जरूर होता है, फादर होता है, मदर होती है, जो या अंकल होता है, जो आपको पुश करता है कि आपने ये बनना चाहिए। तो आपके ये थॉट खुद ही से थी, आपको ये प्रोफेशन पसंद था, या जस्ट एक मेरा मेरा स्टार्टिंग से था ये। तो वैसे मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो आर्मी में भी वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो माशाल्लाह वो डॉक्टर ही उसमें थे? थे, वो थोड़ा बहुत था। हाँ, डॉक्टर नहीं थे, बट वो मतलब हॉस्पिटल में, अच्छा जी। वो ठीक है। हॉस्पिटल में जैसे हेल्थ जवान होते हेल्थ हैं ना, तो हेल्थ कैसे थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से थे? हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे वो। रिलेटेड थे? जब उसको पंजाब छोड़ने के बाद घर आए, तो फिर उन्होंने अपनी शॉप रखी थी, अपने मेडिसिन वगैरह घर पे होते थे, तो हम्म। वहाँ पर जो गांव में हमारे लोग, हाँ, मतलब मेरे फादर से ही वहाँ पर मेडिसिन वगैरह लेते थे, तो वो ऑलरेडी एक घर का माहौल भी वैसा ही था। बट अच्छा मेरा शौक भी था ये मेडिकल अच्छा कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। अच्छा तो ये बताएं कि आप आपने एमबीबीएस किया और उसके बाद फिर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की, या क्या किया, या कहीं जॉब की? अभी अभी प्राइवेट जैसे जी। अपनी मतलब सिलेक्शन हो गई थी पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा होता है जम्मू कश्मीर का, तो वो क्लियर करने के बाद मुझे जॉब मिल गई। अच्छा अपने माशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट मैंने जॉब की, वहीं से वहीं प्रैक्टिस भी करता था, वहीं जॉब भी करता था। 18 ईयर्स मैंने वहीं पे जो सर्विस की पहले। हम्म उसके बाद फिर मेरी ट्रांसफ़र जम्मू हो गई। मैं हम्म। मेडिकल कॉलेज में आ गया, फिर वहाँ पर 6-7 साल वहाँ पर मैं रहा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद फिर मेरा डिपार्टमेंटली प्रमोशन हो गया आगे, जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमारा जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पे सी चीफ मेडिकल ऑफिसर, वैसे करते करते मैं लास्ट पे डिप्टी डायरेक्टर कैडर में रिटायर हो गया जब से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपका यानी प्रैक्टिस आपकी यानी कम रही, आपका एडमिनिस्ट्रेशन या इन चीजों पे ज्यादा आपका हाँ, आ रहा है? 18 ईयर्स तक मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहा फिर। क्योंकि ऐसी जॉब के लिए भी बेसिक एमबीबीएस तो एक बेस है कि हाँ, वो तो होनी बेस है, चाहिए। उसके बाद हाँ फिर तो, सर्विस का एक्सपीरियंस कितना, फिर उसके बाद प्रमोशंस होती हैं। तो तो फिर उसी लाइन पे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में गया, तो अल्टीमेटली वहीं से भी रिटायर हो सही सही। तो आप वैसे कभी प्रैक्टिस की है नहीं वैसी कि जैसे होता ना घर में प्रैक्टिस कर ली, या कोई ऐसा, क्योंकि यूज बंदा यूज गया। नहीं होता। जी। प्रैक्टिस तो करते थे पहले, मैंने कहा ना 18 ईयर्स मैंने की प्रैक्टिस अच्छा। पहले। जॉब जॉब के साथ साथ में प्रैक्टिस भी की, तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, तो फिर हमें वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होती है कि जो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन साइड में जाना, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओ, तो मैंने प्रैक्टिस किया कि वही बेटर है, तो मैं उसी साइड चला गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी जॉब है जो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसे वो बात नहीं होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा होता है ना कि आपको या तो कोई हॉस्पिटल चलाना है, हॉस्पिटल संभालना है, 24 आवर्स आपकी ड्यूटी रहती है। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं, आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको पब्लिक के साथ भी रिलेशन है, आपको टूरिंग भी करनी है, हॉस्पिटल्स को भी और मतलब देखना है, सुपरविजन करना है। तो आपका टाइम जो है ना, वो आपका नहीं रहता वहाँ पर। तो प्रैक्टिस के लिए इंसान को अपना टाइम, जो फिक्स टाइम होना जरूरी है, जहाँ बैठे पेशेंट आए आप उसको फॉलो भी करें। तो अगर आप फॉलो अप नहीं कर सकते, तो पेशेंट तो दरदर हो जाएगा ना, इसलिए फिर वो टाइमिंग नहीं रहती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास, जी जी जिस बिल्कुल। वजह से फिर वो मजबूरी बन जाता है उस चीज़ को छोड़ देना। सही 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 बिल्कुल। तो कितने अर्से जॉब किया आपने? मेरा 34 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह, 34 के तो आप खुद लग रहे हैं, तो 34 ईयर जॉब कैसे कर लिया 34 तो नहीं लग रहा हूँ जितना नहीं लग रहा, बट 34 34 ईयर्स माशाल्लाह, आप काफी जॉब। फिट है और हेल्दी है, फिट है, तो बड़ी बात, अच्छी बात है कि आप ये। अच्छा तो ये बताएं कि आफ्टर रिटायरमेंट, तो अच्छा आई थिंक आफ्टर रिटायरमेंट तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी, काफी लोगों को मिलती है। बट फिर मैंने प्रेफर नहीं किया, मुझे मिल रही थी, बट मैंने देखा 34 ईयर्स सर्विस बहुत होती है, और इस पीरियड में मैंने एक चीज़ और देखा कि मैं साथ साथ में जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, तो मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों की हेल्प कर रहा था उनको फिजिकली फिट रहने में। तो हम्म आपका तो वेलनेस इंडस्ट्री आजकल काफ़ी जोरों पे है, तो मैं उस इंडस्ट्री से थोड़ा जुड़ गया अपनी फिटनेस के लिए भी, क्योंकि हम्म। स्ट्रेस में होते हुए खुद भी अपना भी वेट गेन कर दिया था मैंने, तो उससे फिर पता कि अगर एक वेट गेन हो जाता तो फिर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है।
पहले मैंने अपने आप को ठीक किया और उसके बाद फिर मैं वही लोगों को गाइड भी करता रहा। तो इसी हिसाब से मुझे थोड़ा बिजनेस का एक्सपीरियंस भी हो गया कि बिजनेस में और जॉब में क्या फ़र्क है। जी बिल्कुल 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 सही। फिर थोड़ा वो एक्सपीरियंस होने के बाद जब मैं रिटायर हो गया तो फिर मैंने वो जॉब की तरफ देखना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट वही करो जो आप घर से कर सको, आराम से कर सको, और साथ में दूसरों को भी वही चीज़ आप प्रमोट कर सकते हो जिसको बेनिफिट हो किसी को। तो एज ए डॉक्टर मैं किसी को डॉक्टर तो नहीं बना सकता, जी है ना, बिल्कुल उसकी ऐसे ही अपनी अपनी फिट ट्रेनिंग कह करनी। सकते हैं, एक बट टिप्स दे सकते अगर हैं। हाँ हाँ, जी। जो अगर कोई ऐसे टिप्स दे के अगर कोई अगर अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, हेल्दी हो सके, अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके, तो अगर वहाँ काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही। दूसरा, हम सोशल वर्क कर सकते हैं। बिजनेस में रह के आप अगर ज़्यादा पैसा बनाएंगे तो आप कुछ सोशल वर्क अपने पैसे से कर सकते हैं, लेकिन जॉब से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। एमएलएम का भी तो एक्सपीरियंस है आपका? हाँ जी, एमएलएम उसका भी एक्सपीरियंस रहा है? थोड़ा, हाँ, थोड़ा बहुत रहा उसका भी। एक बहुत दो सारी कंपनी जो एमएलएम है ना वो हेल्थ प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स उसको प्रमोट मेरा करती है। जी। बिल्कुल वही, उसी से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बन गया। हम्म क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो पूरी तो होती नहीं ना इंसान को। हम्म, तो डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए, प्रॉपर डाइट लेने के लिए, उसी एंगल से मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा था, एमएलएम से। बट उस एमएलएम से बहुत कुछ सीखा, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, फिर बिजनेस सेम के बारे में सीखा। तो सेम अभी बातें मनिंदर सिंह गोला की मुझे याद आ रही है, जो कि वो भी एमएलएम में वो सिप्रुलिना एक प्रोडक्ट दिखा रहे थे कि हाँ, ये बहुत अच्छी है, मैं ये यूज भी करता हूँ, ये नहीं एमएलएम की बहुत कुछ सीखा है। तो ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल यार कि पर्सनैलिटी डेवलप करता है एमएलएम, बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। वहाँ पे एक तो एजुकेशन आपको एक मिलती है कि आपको समझ आ जाता है कि बिजनेस या जॉब, हम्म आप बेसिकली आपका आपकी सोच किस किस्म की है, और उसमें अगर आपको चेंज लाना चाहते हैं तो उसका रीजनिंग मिल जाती है आपको, क्यों, हम्म, क्या बेटर है, कहाँ से, तो इंसान जज कर सकता है अपने लिए क्या करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी ऐसी। अच्छा मुझे ये बताइए कि एमएलएम में भी ऑन पैसिव कैसे ज्वाइनिंग हुई और क्या डिफरेंस आपको फील हुआ, क्योंकि एमएलएम एक और कैटेगरी की है, ऑन पैसिव थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर आप हम्म। फर्क करें तो कैसे करेंगे? एमएलएम का तो मेरा मतलब वही जॉब में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसके बारे में जब मैं रिटायर हुआ था, मैं कुछ देख रहा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ करूं जिससे मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करूं, पे बैक कर सकूं। तो उसके लिए तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे पैसा होना जरूरी है। तो मैं सर्च कर रहा था कि कौन सी जगह है जहाँ से मुझे ज्यादा पैसा बन सकता है, जिसको मैं सोसाइटी के लिए यूज कर सकूं। हम्म कि अपनी तो लाइफ हमने जैसी काटनी काट ली है, फैमिली ठीक है, सेटल है, बच्चे सेटल है, तब हम कुछ सोसाइटी को पे बैक करें। तो हम्म, उसके लिए मैं टेक्नोलॉजी को देख रहा था। तो मुझे टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में मुझे डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी। और उसमें मैंने रिटायरमेंट से शायद 2-3 महीने पहले ही उसमें मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर दी थी। अच्छा अच्छा। तो डाटा टेक्नोलॉजी में एक बिजनेस है, वो भी जैसे ऑन पैसिव का हमारा है, तो वैसे ही उसमें भी डाटा सेंटर की जो स्पेस होती है, क्लाउड स्पेस का, उसमें बिजनेस है। तो उसमें मैंने एसेट परचेज किया। और अच्छा। उससे जो मुझे टेक्नोलॉजी से और मैं सीखता गया तो देखता गया, तो उससे अभी तक 3-4 साल में मैं उसमें अच्छा बिल्ड किया मैंने बिजनेस। और उसी टाइम जब रिटायर हो गया तो मेरे एक फ्रेंड हैं जो पहले मेरे साथ मतलब कुलीग थे, एक जगह पोस्टिंग थी हमारी, डॉक्टर के ठाकुर उनका नाम है। तो अभी वो मेडिकल कॉलेज बोर्ड में वहाँ पे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। हम्म तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप एक इस कंसेप्ट को देखो। तो मैंने कहा क्या कंसेप्ट है? कहता आप बैठे हम चाय शाय पिया, मैं बैठ के, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे मुझे किसी ने ये बोला है, तो आप इसको स्टडी करो। मेरे को नहीं टाइम, तो आप वैसे मैं करना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम है, तो आप अगर कर सकते हो तो इसको स्टडी करो। तो मैंने देखा उसको, एक ही झटके मैंने उसको देख लिया, ये तो बहुत अच्छी चीज लग रही है मेरे को। फिर मैंने उसको ये, अरे तू डिटेल बताया है क्या? उसने मुझे नंबर दिया कि ये नंबर है, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया इसमें, तो आप इसको करो। तो मैंने जो उसके फ्रेंड को शाम को कॉल किया, तो बाद में वो भी मेरा हमारा जॉइंट फ्रेंड निकला। तो हम्म वो कहते हैं ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा फिर ये तो ठीक है, अच्छा है। कहते हैं हाँ अच्छा तो है। मैंने थोड़ा सा उसी पर दिन शाम को उसको बोला, मैंने कहा मेरी रजिस्ट्रेशन कर दो। तो मैंने ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर लगा हमारे जो वहाँ पे मीटिंग्स होती थी टीम चैंपियन पे, वहाँ पे मीटिंग मैंने स्टार्ट करने देखना स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पर हमारे वहाँ एक स्पीकर ने मुझे वहाँ से कॉल किया
कहते हैं ये एक पर्सन बैठे हुए हैं, ये डेली आके बैठते हैं वहाँ पे, अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में होते हैं, प्रॉपर बैठते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा, नाम लेके उसने कहा आप आओ, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा सा, बस उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया। तो फिर ये सीखते गए। ऑन पेस्यू तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त तो, दुनिया का मतलब ये मैं तो कह सकता हूँ कि वर्ल्ड का ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जो ह्यूमैनिटी की सर्विस करेगा आने वाले टाइम में। तो इस फिर मैंने पीछे नहीं देखा मुड़ के, फिर मैं दोनों चीजें, ये दोनों टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, डाटा सेंटर टेक्नोलॉजी एंड साथ में ऑन पेस्यू। दोनों टेक्नोलॉजी आईटी का है, एक हार्डवेयर है एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। जी तो साथ में अगर कोई हेल्थ के लिए कुछ पूछता है तो उसको भी गाइड कर लेता हूँ वेलनेस से। तो अभी मैंने इतना ही रखा है, वो सारा अपने घर से ही करता हूँ, कोई इसके लिए मुझे कोई ऑफिस या कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना हो सकता है घर से कर लेता हूँ। तो आपने पूछा कि ऑन बेस्यू में और एमएलएम में क्या फर्क समझा आपने। एमएलएम में एक चीज तो ये है कि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल है, मैं 2-4% से ज्यादा नहीं होंगे उसमें, जो सक्सेसफुल होते हैं। मेजोरिटी वहां पे पैसा कमाते हैं लेकिन उससे ज्यादा वो खर्चा कर देते हैं। तो इसलिए सबको सक्सेस मिले जिस बिजनेस में, वो एमएलएम नहीं। जबकि आईटी में हमारा जो एंटरप्रेन्योर है, तो ये ऐसा बिजनेस है 100 सक्सेस रेट है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा, चाहे वो फाउंडर पार्टनर अर्ली बर्ड में आके फाउंडर पार्टनर बना कंपनी का, या फिर आगे आने वाले टाइम में जैसे ही हम पब्लिक लॉन्च करेंगे, तो वो एक एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से एफिलिएटर कंपनी के साथ जुड़ जाएगा। तो एफिलिएट प्रोग्राम में भी उसको उतना ही बेनिफिट होगा जैसे फाउंडिंग पार्टनर्स को मिलेगा इसमें। सक्सेस 100% दो। एक तो ऑटोमेशन पे है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो भी विद हर्ट। हमारे सीईओ मिस्टर आशमा फारिज जिनकी हम बात करते हैं, तो वो तो वैल्यूज एक की बात ऐसे, करते हैं, वैल्यूज की बात हाँ, करते हैं। ही इज ए जेम। तो वो ही इज ए जेम जिन्होंने इस कंसेप्ट को इस धरती पे प्रैक्टिकल शेप दी इसको। हम्म, तो उनको तो हम जितना ग्रेटफुल हूँ उतना कम है। तो उन्होंने इस मॉडल को ऐसा बना दिया कि जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसके 100% एक तो हेल्प होगी, वो ग्रो करेगा। दूसरा, इसमें जो हर्ट से रिलेटेड है, उन्होंने इसको दिल से बनाया है, दिल से ह्यूमैनिटी की जो सेवा करना चाहते हैं। ऐसे ही मैंने देखा कि जितने भी हम 1.4 मिलियन जो फाउंडिंग पार्टनर्स हैं कंपनी के, तो उनका मैंने सेम माइंडसेट देखा है। तो इस माइंडसेट से क्या होगा कि हम खुद तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, बट हम अपने जैसी सक्सेस दूसरों को दे सकते हैं। ये डिफरेंस है एमएलएम में, जॉब में और ऑन बेसिस में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑन पैसिव इज द बेस्ट। एट प्रेजेंट जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिनको मिली हैं, जिनको मिलने वाली है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे हर कोई इंसान जो मोबाइल यूज करता है, लैपटॉप यूज करता है, आईटी का थोड़ी भी नॉलेज रखता है, वो इससे फायदा उठा सकता है। वो सिंपल सिंपल काम करने हैं। तो जैसे लॉन्च हो जाएगा, हम लोगों को गाइड भी करेंगे जबरदस्त। और सबको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्त। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और वक्त का पता नहीं चला। इंशाल्लाह हम इस सेशन को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। नेक्स्ट अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। वी आर थैंक यू सो इन सो टू मच। मिनट। अल्लाह हाफिज। वी आर सो इन इट टू विन इट।